नमस्ते बच्चों। आज अपने बात करेंगे कक्षा 9 से संबंधित। आज अपने कक्षा 9 का एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है कार्य। आज बच्चों अपने कार्य की बात करेंगे और ये टॉपिक कक्षा 9 से संबंधित है। तो देखिए आज अपने कार्य की बात करते हैं। अगर हम इस कार्य की बात करें तो सबसे पहला आता है कि कार्य किसे कहते हैं। कार्य की परिभाषा लिखिए, कार्य किसे कहते हैं या कार्य को परिभाषित कीजिए। तो देखिए बच्चों, अगर हम कार्य की परिभाषा की बात करें, सबसे पहली हेडिंग आती है इसमें कार्य की परिभाषा। और अगर हम कार्य के परिभाषा की बात करें तो कार्य होता है वो बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। अगर मैं आपसे कहूं कार्य किसे कहेंगे तो आप कहोगे सर कार्य है वो बल और विस्थापन का गुणनफल है। और हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि बल और विस्थापन क्या होता है। बल हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो बल है वो किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। और जो विस्थापन था, और विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी होती है। अगर हम दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी की बात करें तो वो सीधी दूरी न कहला करके विस्थापन कहलाता है। तो बल और विस्थापन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो कार्य की बात करें तो कार्य बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। तो सबसे पहले हम कार्य की परिभाषा की बात करते हैं। तो कार्य की परिभाषा होती है बल तथा विस्थापन का गुणनफल। बल तथा विस्थापन का गुणनफल, विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। कार्य कहलाता है। ये तो होगी कार्य की परिभाषा। उसके बाद आता है कार्य का सूत्र कि कार्य का सूत्र क्या होगा, कार्य हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो कार्य को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। तो हम बात करते हैं कार्य की सूत्र की कि कार्य का सूत्र क्या होगा। तो अगर हम कार्य का सूत्र देखें तो कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो कार्य को हम W लिखते हैं, बल को हम F से लिखते हैं और विस्थापन को हम S से लिखते हैं। तो हमारे पास कार्य बराबर हो जाएगा F इंटू एस। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू एस। तो ये हमारे पास कार्य का सूत्र हो गया जिससे हम कार्य पर आने वाले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कार्य का मात्रक कि कार्य का मात्रक क्या होगा। अगर हम कार्य के मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आपने कहा सर कार्य है वो बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। तो हम कार्य के मात्रक में बल का मात्रक निकाल करके विस्थापन का मात्रक निकाल करके उसका अगर आपस में गुणा कर दो तो मेरे पास कार्य का मात्रक आ जाएगा। यानी कार्य का मात्रक होता है, जैसे बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, इनटू विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर। तो मेरे पास कार्य का मात्रक क्या आ गया न्यूटन इंटू मीटर, या इसको मैं लिख सकता हूं एन इंटू एम, या इसको हम बोल सकते हैं एन एम। तो ये हमारे पास कार्य का मात्रक आ गया। और एक कार्य का मात्रक और होता है जिसको हम क्या पढ़ते हैं जूल, या कार्य का दूसरा एक और मात्रक होता है जिसको हम क्या कहते हैं जूल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कार्य का क्या मात्रक होता है तो आप कार्य के मात्रक दो बता सकते हो कि सर कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है, या दूसरा आप कह सकते हो कि कार्य का मात्रक है वो जूल होता है। तो अभी हमने कार्य की परिभाषा, कार्य का सूत्र और कार्य के मात्रक की बात की। अब आता है कि कार्य किस पर निर्भर करता है। तो देखिए बच्चों, कार्य है वो बल और विस्थापन पर निर्भर करेगा, क्योंकि कार्य के सूत्र में क्या आ रहे हैं बल और विस्थापन। तो कार्य किस पर निर्भर करता है, सीधा क्वेश्चन आता है। तो कार्य इन दो राशियों पर निर्भर करता है, एक बल पर और दूसरा विस्थापन पर। तो अगर आपसे पूछे कार्य किस पर निर्भर करता है तो हमें बताना है कि कार्य बल और विस्थापन पर निर्भर करता है। तो हम देखते हैं कार्य की निर्भरता, तो इसको हम मिटा लेते हैं, फिर देखते हैं कार्य किस पर निर्भर करता है। अब देखिए कार्य की निर्भरता की बात करें कि कार्य किस पर निर्भर करता है, तो कार्य निर्भर करता है आपकी बल और विस्थापन पर। अगर हम कार्य की निर्भरता देखें कि कार्य किस पर निर्भर करता है तो कार्य दो राशियों पर निर्भर करता है, एक तो बल पर और दूसरा करता है विस्थापन पर।
यानी आप जिस वस्तु पर बल लगा रहे हो वो बल कितना लगा रहे हो और उस वस्तु द्वारा विस्थापन कितना तय हो रहा है, इन दोनों राशियों पर आपका कार्य निर्भर करता है। अगर बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है, उससे विस्थापन भी अधिक तय हो रहा है, तो कार्य की मात्रा भी अधिक होगी। बल कम लगा रहे हो, विस्थापन भी कम है, तो कार्य की मात्रा भी कम होगी। तो ये डिपेंड करता है किस पर, बल और विस्थापन पर। उसके बाद आता है कि कार्य कितने प्रकार का होता है। कार्य के प्रकार लिखिए। तो बच्चों कार्य 3 प्रकार का होता है। शून्य कार्य, कोई कार्य नहीं हो रहा, उस कार्य को हम बोलेंगे शून्य कार्य। फिर आता है धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य। तो ये 3 प्रकार के कार्य होते हैं। अगर हम कार्य के प्रकार की बात करें, तो हमारे पास कार्य 3 प्रकार का होता है। एक होता है शून्य, जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा हो। दूसरा होता है धनात्मक, तीसरा होता है ऋणात्मक। ये 3 तरह के कार्य होते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आता है कार्य कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें ये 3 प्रकार लिखने हैं। शून्य कार्य होता है, धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। अब हम इन तीनों की परिभाषाएं और तीनों के उदाहरण देखते हैं, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति है, वो अपने सिर पर वजन रख करके खड़ा है, तो बताइए उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। या क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति एक गाड़ी को धक्का लगा रहा है, जिससे गाड़ी गति कर रही है, तो बताइए उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। या क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति जो कार है, वो कार चल रही है, उसके विपरीत दिशा में बल लगा करके उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, कार नहीं रुक रही है, तो बताइए व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। या हमसे पूछते हैं कि एक नाविक नाव को चला रहा है, तो नाव को चलाने में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो हम इन तीनों कार्य के उदाहरण देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि कब कार्य धनात्मक होगा, कब कार्य ऋणात्मक होगा और कब कार्य शून्य होगा। तो देखो, अगर हम बात करें कि कार्य की निर्भरता या कार्य किस पर निर्भर करता है, तो एक तो निर्भर करता है कार्य लगाने जाने वाले बल पर, और दूसरा करता है तय विस्थापन पर। और फिर आता है कार्य कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्य 3 प्रकार के होते हैं। शून्य कार्य, धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य। अब हम एक एक करके इनकी परिभाषाएं और इनके उदाहरण की बात करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम शून्य कार्य, कि शून्य कार्य किसे कहेंगे या शून्य कार्य का उदाहरण क्या होगा। तो देखिए, अगर हम शून्य कार्य की बात करें कि कब कार्य को हम शून्य कार्य बोलेंगे। पहला, शून्य कार्य कब बोलेंगे, कब कहेंगे कि कोई कार्य नहीं हुआ है, जीरो कार्य हुआ है। तो देखिए, जब आप बल तो लगा रहे हो, बल लग रहा है, लेकिन जो विस्थापन उत्पन्न नहीं हो, तो बच्चों किया गया कार्य शून्य होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, मैं एक दीवार को धक्का लगा रहा हूं, लेकिन दीवार अपनी जगह बनी हुई है, दीवार ने विस्थापन तय नहीं किया, दीवार ने गति नहीं की, तो साइंस कहती है किया गया कार्य शून्य होगा। आपको उस दीवार को धक्का लगाने में भले कितने पसीना आया हो, लेकिन उस व्यक्ति द्वारा या आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि दीवार अपनी जगह बनी हुई है, दीवार ने विस्थापन तय नहीं किया है। तो ऐसे कार्य को हम बोलते हैं शून्य या जीरो कार्य। तो हम लिखते हैं कि बल लगने पर विस्थापन उत्पन्न नहीं हो। बल तो आप भले ही लगाओ, बल लगाने पर विस्थापन उत्पन्न नहीं हो, विस्थापन उत्पन्न नहीं हो, या आप कह सकते हो विस्थापन शून्य हो, तो कार्य कौन सा होगा, शून्य। तो कार्य शून्य होगा। ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब उसके उदाहरण की बात करते हैं। देखिए, पहला उदाहरण अभी मैंने आपको बताया कि हम एक व्यक्ति दीवार को धक्का लगा रहा है, दीवार अपनी जगह पे बनी हुई है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, एक कुली सामान उठाने वाला अपने सिर पर बैग रखकर खड़ा है, तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, दूसरा उदाहरण। और तीसरा उदाहरण यह है कि अगर आप एक कार को धक्का लगा रहे हो और कार गति नहीं कर रही है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। तो ये 3 उदाहरण हैं जो आपसे पूछ सकते हैं उदाहरण देकर के कि किस स्थिति में कार्य है वो शून्य होगा। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि अगर एक कुली या एक व्यक्ति अपने सिर पर बैग रखकर खड़ा है, तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा।
ये उदाहरण आता है और फिर हमसे पूछते हैं कि इसमें किया गया कार्य क्या होगा, तो इसमें किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। फिर देखो हम दूसरे कार्य की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य कौन सी शर्त में होगा, तो हम देखते हैं दूसरा कार्य। देखिए 2 नंबर जो कार्य आता है उस कार्य को हम बोलते हैं धनात्मक। पॉजिटिव कार्य धनात्मक कार्य। और धनात्मक कार्य हम किस कार्य को बोलेंगे, उदाहरण देकर के हम समझते हैं। देखिए अगर धनात्मक कार्य की बात आए और मैं अगर धनात्मक कार्य किसको बोलूंगा, तो सुनना, अगर आप एक वस्तु पर बल लगा रहे हो, जिस दिशा में बल लगाएं और उसी दिशा में विस्थापन उत्पन्न हो, तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। यानी कार्य के लिए जो बल और विस्थापन है ये दोनों एक ही दिशा में कार्य करे, एक ही दिशा में लगे, तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक। जैसे देखो एक कार को मैं धक्का लगा रहा हूं और धक्का लगाने से कार गति कर रही है और मैं उसको लगातार धक्का लगाता जा रहा हूं, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, क्योंकि मैं इस दिशा में धक्का लगा रहा हूं और कार भी इसी दिशा में गति कर रही है, विस्थापन इसी दिशा में तय हो रहा है, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। जिस दिशा में आप बल लगाओ उसी दिशा में विस्थापन उत्पन्न हो, तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक। यानी अगर धनात्मक कार्य की बात करें तो जिस दिशा में बल लगाएं, जिस दिशा में बल लगाते हैं, जिस दिशा में बल लगाते हैं उसी दिशा में विस्थापन उत्पन्न हो, उसी दिशा में विस्थापन उत्पन्न हो, विस्थापन उत्पन्न हो, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं कि धनात्मक कार्य के क्या उदाहरण होंगे। देखो पहला उदाहरण जो अभी मैंने आपको बताया कि एक कार को एक व्यक्ति धक्का लगा रहा है और धक्का लगाने से वो कार गति कर रही है, तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। दूसरा उदाहरण, एक वस्तु को उठा करके आप सिर पर रख रहे हो, तो इस स्थिति में भी आपके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, क्योंकि आप वस्तु को उठाने के लिए ऊपर की दिशा में बल लगा रहे हो और विस्थापन भी धीरे धीरे ऊपर की दिशा में तय हो रहा है, तो बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ये 2 उदाहरण आपको याद रखने हैं धनात्मक कार्य के, कि अगर एक व्यक्ति कार को धक्का लगा रहा है और कार गति कर रही है, उस स्थिति में किया गया कार्य धनात्मक होगा। और दूसरा बताना है कि एक व्यक्ति सामान उठा करके अपने सिर पे रख रहा है या सिर से सामान उठा करके नीचे रख रहा है, तो ये दोनों विस्थापन और बल एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो इस स्थिति में भी किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक। फिर आता है तीसरा कार्य जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक कार्य। तो देखिए ऋणात्मक कार्य किसे कहेंगे और इसका क्या उदाहरण हो सकता है। अगर हम ऋणात्मक कार्य की बात करें, ऋणात्मक कार्य, अगर हम ऋणात्मक कार्य की बात करें तो ऋणात्मक कार्य में बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में लगते हैं। जिस दिशा में बल लग रहा है उसके विपरीत दिशा में विस्थापन उत्पन्न हो, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। जैसे एक कार आ रही है, उस कार को आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, कार रुक नहीं रही है, कार को रोकने के लिए आप बल लगा रहे हो इस दिशा में, लेकिन कार वापस आगे गति कर रही है, कार आपके बल से नहीं रुक रही है, विस्थापन तय कर रही है, तो विस्थापन जो तय हो रहा है वो आपके बल के विपरीत दिशा में है, तो इस स्थिति में भी किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। दूसरा उदाहरण, एक नाविक नाव को चला रहा है, तो पतवार से पानी को पीछे की ओर धकेलेगा, तो नाव आगे की ओर गति करेगी, तो नाव में विस्थापन आगे की ओर तय हो रहा है, बल पीछे की ओर लगा रहे हो, ये भी एक दूसरे के विपरीत है, तो इस स्थिति में भी किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। दूसरा, तैराक तैरने के लिए अपने हाथ से पांव से बल लगा करके पानी को पीछे धकेल रहा है और खुद आगे गति कर रहा है, इस स्थिति में भी किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पे बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो हम लिखते हैं कि ऋणात्मक कार्य क्या होगा,
बल तथा विस्थापन एक दूसरे के विपरीत कार्य करे। बल तथा विस्थापन एक दूसरे के विपरीत कार्य करे। एक दूसरे के विपरीत कार्य करे। विपरीत कार्य करे। उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। उस स्थिति में कार्य ऋणात्मक होगा। उस स्थिति में कार्य ऋणात्मक होगा। और इसके उदाहरण अभी आपको बताए। अगर हम उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण कि एक कार गति कर रही है, उसको रोकने के लिए लगाया गया बल जिससे कार नहीं रुक रही है, उस स्थिति में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। पहला उदाहरण। और दूसरा उदाहरण, एक नाविक नाव को चला रहा है, उस स्थिति में भी किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। और तीसरा उदाहरण लिख सकते हो कि तैरने के लिए अपने हाथ और पांव से पानी को पीछे धकेला, जिससे पानी पीछे धकेलने से, बल पीछे लगाने से उसकी गति आगे की ओर हो रही है, विस्थापन आगे की ओर तय हो रहा है, तो इस स्थिति में भी किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो ये हमने देखे कार्य के 3 प्रकार। फिर आता है इसमें कार्य के सूत्र ऊपर क्वेश्चन कि पर्सन के अंदर हमें बल दे रखा होगा, विस्थापन दे रखा होगा और हमसे पूछेगा कि किया गया कार्य क्या होगा। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखना। अगर मैं आपसे कहूं, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन ये आ सकता है। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर किसी वस्तु को 10 मीटर विस्थापित कर देता है या उसको धकेल देता है, विस्थापित कर देता है तो किया गया कार्य होगा। तो आपसे पूछ रहा है किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए, इस स्थिति में अगर हम कार्य की बात करें तो हमने पीछे सूत्र में पढ़ा था कि जो कार्य होता है वो बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। और यहाँ देखिए, बल लगा रहा है 5 न्यूटन का और वस्तु विस्थापित हो रही है 10 न्यूटन। तो इस प्रश्न में हमें विस्थापन और बल सीधा दे दिया। तो यहाँ तो हमें कार्य का सूत्र लगा करके सीधा कार्य निकालना है। तो देखिए कैसे, अगर मैं आपसे कहूं कार्य W बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर F इंटू एस होगा। और यहाँ देखो F का मान बल दे रहा है 5 न्यूटन इंटू एस का मान है जो 10 मीटर है। अगर हम इससे कार्य निकालें तो हमारे पास कार्य निकल के आ जाता है, 10 को 5 से गुणा करोगे तो 50 न्यूटन मीटर, या इसको आप क्या लिख सकते हो, 50 जूल। मैंने आपको कार्य के 2 मात्रक बताए थे कि जूल भी कार्य का मात्रक है और न्यूटन इंटू मीटर भी कार्य का मात्रक है। तो इस स्थिति में तो सीधा कार्य निकल के आ जाता है 50 जूल। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पूछते हैं जिसमें हमारे को डायरेक्ट बल नहीं दिया हुआ होता है। बल को निकालने के लिए हमारे पास कोई ना कोई हिंट दे रखी होती है और हमसे पूछते हैं कि आप इस स्थिति में कार्य का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको विस्थापन दे रखा होगा और बल के लिए आपको द्रव्यमान और त्वरण दे रखा होगा और आपसे कहेगा कि बताइए किया गया कार्य क्या होगा। तो हम उस क्वेश्चन को लिखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन और कैसे पूछ सकते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे से ऐसे पूछ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2, आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति 1.5 किलोग्राम की वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। उत्पन्न त्वरण आपको कह रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो किया गया कार्य होगा। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, इस स्थिति में अगर हम कार्य देखें तो इस स्थिति में जो कार्य होगा उस कार्य के लिए W बराबर F इंटू एस होता है।
हमें यहाँ बल कहीं नहीं दिया हुआ है, एस तो विस्थापन तो दे रखा है 2 मीटर, लेकिन हमें एफ कहीं नहीं दिया है। लेकिन एफ निकालने के लिए हमें द्रव्यमान दे रखा है और त्वरण दे रखा है। और हमने पिछले चैप्टर में एफ बल के बारे में पढ़ा था कि बल होता है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, यानी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो उस सूत्र का यहां पर भी उपयोग हो रहा है। तो उस सूत्र का यहां उपयोग करके सबसे पहले हम बल निकालेंगे। देखिए कैसे, हमें पता है कि जो बल होता है वो बल द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, और द्रव्यमान का मान हमारे पास 1.5 है, इंटू त्वरण का मान है वो 10 है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास बल निकल के आ जाता है 15 न्यूटन। बल कितना आ जाएगा? 15 न्यूटन, क्योंकि ये पॉइंट लगाएंगे और 10 लिखेंगे नीचे, फिर 10 से 10 कट जाएगा, तो हमारे पास बल कितना आ जाएगा? 15 न्यूटन। अब हम यहां से कार्य निकाल सकते हैं, हमारे पास बल आ गया तो फिर कार्य निकाल सकते हैं। तो देखिए फिर कार्य क्या होगा, कार्य के लिए हम लिखेंगे W बराबर F इंटू एस, और यहाँ F का मान देखो आपके पास 15 आ गया, इंटू एस का मान परसेंट में दे रखा है 2, तो जिससे हमारे पास कार्य निकल के आ गया है 30 जूल। कितना आ गया है? 30 जूल। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। उसके बाद अगले टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें पूछते हैं कि 1 जूल कार्य किसे कहेंगे। अब किस कार्य को बोलोगे ये कार्य 1 जूल हुआ है? 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। तो देखिए 1 जूल कार्य का मतलब क्या होगा ये हम सीखते हैं। अब अगला हमारे से पूछते हैं कि 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए, 1 जूल कार्य किसे कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं 1 जूल कार्य की। 1 जूल कार्य किसे कहते हैं? अब देखिए 1 जूल कार्य कब निकलेगा। अगर हम देखें कि 1 जूल कार्य कब निकलेगा तो आप कहोगे सर जब बल का मान 1 हो और विस्थापन का मान भी 1 हो, उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा? 1 जूल। देखिए कैसे, देखो अगर मैं बात करूं कि 1 जूल कार्य किसे कहेंगे तो आप कहोगे सर W बराबर होता है F इंटू एस। अगर हम बल का मान 1 न्यूटन रख दो और विस्थापन भी 1 मीटर तय हो, तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा बोलो? 1 जूल। यानी अगर हम इसको परिभाषा करें, परिभाषा इसकी लिखें तो कैसे लिखेंगे कि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने से वह वस्तु 1 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? 1 जूल। यानी हम अगर इसकी परिभाषा लिखें कि 1 जूल कार्य किसे कहेंगे तो आप क्या बोलोगे? देखना, अगर मैं आपसे पूछूं 1 जूल कार्य किसे कहेंगे तो आप क्या लिखोगे? 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन बल लगाने से कोई वस्तु 1 मीटर विस्थापित होती है, 1 मीटर विस्थापित होती है, 1 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। ये आपके सामने है। देखो अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य बराबर होता है F इंटू एस, और हम कह रहे हैं कि बल 1 न्यूटन है और विस्थापन भी 1 मीटर है। इस स्थिति में जो कार्य होगा वो कार्य आपका 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? 1 जूल। तो ये भी सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए या 1 जूल कार्य किसे कहते हैं। तो इस स्थिति में हमें यह बताना है कि जो 1 जूल कार्य है वो 1 जूल कार्य 1 न्यूटन बल लगाने पर अगर वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो, उस स्थिति में किया गया कार्य 1 जूल होगा। तो ये हमने बच्चों हमारे कक्षा 9th के टॉपिक कार्य की बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक है ऊर्जा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तथा ऊर्जा के विभिन्न रूप जिसमें हम गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, इन तमाम सारी ऊर्जाओं के बारे में बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक।
ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक। तो आप इस वीडियो को बार बार देखना, कार्य को तैयार करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऊर्जा को लेकर के। थैंक यू।